तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया प्रिंट कल्चर कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है नेशनलिज्म इन यूरोप की। यार सबसे पहले यूरोप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लास 9 में हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो सबसे पहला क्लियर रिप्रेजेंटेशन था रिवॉल्यूशन का। मतलब पूरे विश्व में जो सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था, जो आपको याद होगा लुइस 16 के अगेंस्ट हुआ था। जो एस्टेट सिस्टम चलता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो लुइस 16 जो राजा थे उस समय के, उनके खिलाफ वो चीज हुई थी। उसके बाद आए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और फिर आपको याद होगा क्लास 9 में आए थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो थे 1804 के अंदर। 1804 के अंदर फ्रांस के अंदर एक डिक्टेटरी रूल करने आती है। डिक्टेटरी का मतलब होता है जब एक आर्मी का पर्सन रूल करने आ जाए। इस बंदे का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, जो चाहता था कि मैं पूरे रशिया, मैं पूरे जो यूरोप है उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लूं। ये बंदा पहले आया फ्रांस के अंदर, और जब ये फ्रांस के अंदर आया तो उसने काफी सारी नई नई चीजें करी। पहले तो जो मोनार्कियल रूल था उसको खत्म किया, इसने एक डिक्टेटरशिप रूल की स्थापना करी। सेकेंडली जो फादरलैंड और मदरलैंड का बोल सकते हो कि आप जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे उसको उसने एक सही किया। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और ये उस समय एक कोड लेके आया जिसको हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड की जगह इसको नेपोलियनिक कोड भी कभी कभार बोल दिया जाता है कि नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के तहत क्या क्या चीजें करी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड के अकॉर्डिंग जो नेपोलियन ने सबसे पहली चीज करी वो थी प्रिविलेजेस को अबॉलिश करना। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ बाय बर्थ ही राइट्स दे देना। जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिले हुए थे कि इनको टैक्स नहीं देना है, तो पहले तो जब नेपोलियन आया तो इसने बोला यार सब इक्वालिटी होगी, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि राजा ऊपर सुपीरियरिटी पोजीशन पे है और बाकी सब बेकार है, नहीं, सबको इक्वल कर दिया। फिर आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया बंदे ने यार। जो देख रेख करते थे गवर्नमेंट में वहां पर बहुत स्ट्रांग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्ट्रांग। फिर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी बंदे ने टाउन के अंदर। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन द टाउन्स। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे भी इसने अपना बहुत ज्यादा समय स्पेंड किया, और बोला कि यार मैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी एक बहुत बोल सकते हो स्ट्रॉन्गर तरीके पे ले जाऊंगा। तो नेपोलियन जब आया तो वो चाहता था फ्रांस के अंदर में कहीं ना कहीं ये जो सब कर रहा है वो चाहता था मैं फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं लिबरल आइडियोलॉजी को लेके आऊं। कौन सी आइडियोलॉजी को लेके आऊं? लिबरल आइडियोलॉजी को लेके आऊं। सर ये लिबरल आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बहुत आती है चैप्टर के अंदर, और ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। लिबरल का मतलब होता है वो इंसान जो ओपन माइंडेड तरीके से सोचता है, यानी वो सोचता है इक्वालिटी होनी चाहिए, देश में गवर्नमेंट रूल होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसर्न होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। उन इंसानों को, उन सोच को लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरल सोच बोला जाता है। इसी के अगेंस्ट में कंजर्वेटिव सोच है, जो पुराने स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइज के अकॉर्डिंग सोचते हैं, यानी वो सोचते हैं कि राजा ही रूल करना चाहिए, प्रजा हमेशा नीचे ही रहनी चाहिए, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होने चाहिए, जो टैक्स है वो राजा को देना चाहिए। ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। नेपोलियन जो था वो बिलीव करता था कि हम लिबरल आइडियोलॉजी को फ्रांस के अंदर लेके आए। तो नेपोलियन ने ऐसा ही किया, फ्रांस के अंदर पूरी की पूरी लिबरल आइडियोलॉजी को लेके आना चालू कर दिया, जो सिविल कोड के तहत हुआ। बट वो चाहता था कि मैं सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहूं, फ्रांस के आजू बाजू जो देश हैं जैसे इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, या फ्रांस है, ब्रिटेन है, जितने भी देश हैं उन सब में मैं ये लिबरल आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं लेके आऊं। बट हर देश के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर देश की चीजें अलग होती है, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रांस के अंदर तो ये चीज लेके आ पाया, बट दूसरे देशों के अंदर ये लाने में उसको समय भी लगा और बहुत जगह वो अनसक्सेसफुल भी रहा। तो हम अगर आगे देखें
कि कैसे, पहले तो 1848 में, अब यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। मैंने आपको एक सिविल कोड की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। आपके बुक में एक मस्त सी फोटो दी हुई है जिसको बोला गया है डॉन ऑफ द सेंचुरी, जो फ्रेडरिक सॉरो ने बनाई है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन किस तरीके से आगे होने वाले वो आपको बता रहे हैं। तो देखो, इट्स अ फोर प्रिंटिंग विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। फिर जैसे अब इसके अंदर हम आगे अगर देखें, नेपोलियन और नेपोलियन का जो सिविल कोड था उसको अगर देखें, इसके अंदर ही आपका सारा चीज लिखा हुआ है कि नेपोलियन फ्रांस में आया 1804 के अंदर, उसने अपनी चीजों को स्थापना करी और 1804 में वो फ्रांस का राजा बना। ये देखें, अब है वर्ड लिबरल नेशनलिज्म। जैसे मैंने आपको बोला, लिबरल लोग क्या चाहते हैं, व्हाट लिबरल वांट, ये हमें मेन पता होना चाहिए, लिबरल लोग क्या क्या चाहते हैं। तो देखो, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखो, ये जैसे मैंने बोला, इसका मतलब होता है फ्री विदाउट एनी प्रिजुडाइज या स्टीरियोटाइप। न्यू मिडिल क्लास लिबरलाइज्ड किसके लिए बने, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कंसर्न से बने, कंसर्न मतलब हमारी इच्छा से बने। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज याद रखोगे, ये जो लिबरल लोग थे ये चाहते थे इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट बाय कंसर्न, टैक्स इक्वल होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ये सब चाहते थे। ये सोशल सेंस के अंदर। एक इकोनॉमिक सेंस के अंदर भी ये लोग चीजें चाहते थे कि हमें इकोनॉमिक में क्या क्या चाहिए, मतलब पैसे के रिलेटेड कैसा चाहिए। तो इकोनॉमिक सेंस के अंदर इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया था जिसको बोलते हैं ज़ोल्वेरिन। दिस इज अ कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी, दिस वाज द कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी। इसका बेसिक सिंपल सा काम ये था कि ये करेंसी को, जो उस समय बहुत सारी करेंसी चलती थी, उन करेंसी को कम कर कर एक सर्टेन नंबर पे लेके आ जाएगा। तो ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन, यानी जो कस्टम टैक्स होता है, टैक्स कलेक्टिंग वगैरह जितना रहता है, उसको सही करने के लिए इन्होंने एक ज़ोल्वेरिन, जो कि एक कस्टम यूनियन था, उसको बनाया था। अब अगर आगे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया क्या क्या चाहिए था इन्हें, डिमांडेड नेशनल यूनिटी, अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रिच लैंडेड किंग्स, अमीर जो होता है ना, बहुत अमीर जो राजा होते हैं उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी, वांट गवर्नमेंट बाय कंसर्न, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ये चाहते थे कि राजा लोगों का एंड ही हो जाए। दे ऑल्सो डिमांडेड यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब इकोनॉमिक वाइज टेरिटरी को यूनिफाइड कर देना इनकी एक इच्छा थी। और इन्होंने इसलिए कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम रखा था ज़ोल्वेरिन, और इसने करेंसी को 30 से 2 कर दिया था। ठीक है, तो ये लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी। अब सर, जब फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिव को हटाकर नेपोलियन लिबरल आइडियोलॉजी को लेके आया, तो यूरोप के जो बाकी देश थे ना, वो खुश नहीं थे। क्योंकि यार आप खुद सोचो, अगर पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव चल रहा है, पुराने सोच समाज से चल रहे हैं, और अकेला फ्रांस के अंदर लिबरल चल जाए, तो दूसरे देशों को तो आपत्ति होगी। और पता है, नेपोलियन बहुत होशियार राजा था। नेपोलियन क्या करता था, वो जिस भी देश में कब्जा करने जाता था ना, तो वहां पर अपना रिलेटिव बता लेता था कि भाई वो जीत गया, मान लेते हैं कोई ए नाम का रीजन है, वहां पर उसने लड़ाई कर ली, लड़ाई करके उसने उस टेरिटरी को हासिल कर लिया। जैसे उस टेरिटरी को हासिल कर लिया, अब उस टेरिटरी पे वो खुद राज नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, वो अगर राज करने बैठ जाएगा तो फ्रांस है, दूसरे देश है, वो कैसे चलेंगे। वो क्या करता था, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी सगे संबंधी को वहां पर बिठा देता था। अब सर ये करते कैसे थे, तो इनको पास बहुत बड़ी फैमिली होती थी। कैसे सर, ये रास्ता लेते थे मल्टीपल मैरिजेस। भाई शौकीन आदमी थे, बड़ी शादियां करते थे, शादियां ज्यादा करते थे तो फैमिली बड़ी हो जाती थी, और फैमिली बड़ी हो जाती थी तो अल्टीमेटली लड़ने में आसानी पड़ती थी। अब क्योंकि मैंने बोला यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव चल रहा है, फ्रांस के अंदर लिबरल आइडियोलॉजी चल रही है, तो यूरोप के जो बाकी देश थे वो खुश नहीं थे कि नेपोलियन क्या कर रहा है। और नेपोलियन चाहता था मैं पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दूं, मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं, और इसलिए वो बहुत वॉर करता था, वो काफी सारे वॉर करता था। इसी वॉर में एक गलती होती है और एक टीम बनाई जाती है। ये टीम जो होती है वो यूजुअली बनाई जाती है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया,
जर्मनी, इनके द्वारा एक टीम बनाई जाती है और ये टीम नेपोलियन से लड़ना चालू करती है। तो एक वॉर होता है वर्सेस नेपोलियन, यहां आप बोल सकते हो फ्रांस। इस वॉर का जो नाम भी रखा गया वो रखा गया था बैटल ऑफ वाटरलू। इस वॉर जब हुआ तो इस वॉर में नेपोलियन की हार होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा राजा नहीं था कि यार वो पूरे इन चारों रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी को हरा दे। तो वॉर में इनकी हार हो जाती है और यहां पर एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। ध्यान से सुनना, ट्रीटी का नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ वियना। 1815 के अंदर ये ट्रीटी को होस्ट कर रहे थे ड्यूक मैटरनिक। इस ट्रीटी को होस्ट कौन कर रहा था? ड्यूक मैटरनिक। और ये ड्यूक मैटरनिक कहां के हैं सर? ये ऑस्ट्रिया के चांसलेसर हैं। ये ऑस्ट्रिया के हैं ड्यूक मैटरनिक। अब ये ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग क्या क्या किया गया? ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग जो फ्रांस ने टेरिटरी अपने काल में जीती थी, जो नेपोलियन ने जीती थी, वो सारी टेरिटरीज अलग अलग देशों के अंदर बांट दी गई। और क्योंकि आपको ही पता है कि फ्रांस के अंदर लिबरल आइडियोलॉजी आ चुकी थी नेपोलियन की वजह से, तो अब उसको कंजर्वेटिव लाना था। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो एंड ऑफ नेपोलियन हो गया, और इन्होंने सबसे बड़ी जो चीज करी वो ये थी, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। सर ये कौन सी डायनेस्टी? कोई बिस्किट है क्या? नहीं सर, बर्बन डायनेस्टी। अगर याद हो, लुइस 16 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थे, उनकी ये डायनेस्टी थी बर्बन डायनेस्टी। और आपको याद होना चाहिए वो एक कंजर्वेटिव को बिलोंग करते थे। तो बेसिकली ये लोग चाहते थे कि फ्रांस के अंदर वापस कंजर्वेटिव आ जाए। नेपोलियन तो हार गया, तो इन्होंने बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में वापस रिस्टोर किया। और जो नए राजा बनाए गए वो बनाए गए लुइस फिलिपी। नए राजा कौन बनाए गए? लुइस फिलिपी। फिर फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी। फ्रांस ने अपनी टेरिटरी खो दी। फिर पार्ट्स वर गिवन टू ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, कुछ पार्ट्स इनको दे दिए गए। तो जैसे तो पहले तो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर, फ्रांस ने अपनी टेरिटरी खो दी और सारी जो टेरिटरीज जो भी जीती थी नेपोलियन ने, उन सारी टेरिटरी का बंटवारा करके इनको दे दिया। और अगर आप देखो तो ट्रीटी ऑफ वियना पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक ही तरह से फॉलो करने वाली चीज है कि मतलब जो कंजर्वेटिव बड़े हार्श थे फ्रांस के टुवर्ड्स और नेपोलियन के टुवर्ड्स, इसलिए जो ट्रीटी थी वो सिर्फ नॉर्मली रख दी गई कि सारी टेरिटरी आपस में बांट लो, ज्यादा सोचना नहीं, फ्रांस को देना नहीं है कुछ, फ्रांस में लिबरल आइडियोलॉजी पहले थी, अब वापस कंजर्वेटिव कर दो। तो हम बोल सकते हैं ये ट्रीटी ऑफ वियना थी। अब अगर आप गौर करें तो नेपोलियन आया, उसने लिबरल आइडियोलॉजी लाई, 10-11 साल तक चला, फिर उसकी वॉर में मौत हो जाती है, हार जाता है, फिर वापस से कंजर्वेटिव आ जाता है। तो अब अगर यूरोप में देखोगे ना, तो यूरोप में हर जगह अब कंजर्वेटिव ही है। यूरोप में अब हर जगह कंजर्वेटिव है, बट सर्टन रिवॉल्यूशंस आते हैं, सर्टन थिंग्स आती हैं, और वो सर्टन रिवॉल्यूशंस कोई बहुत अच्छे अच्छे लोग लेके आते हैं। तो पहला रिवॉल्यूशन आप अगर देखोगे तो वो रिवॉल्यूशन होता है इटली के अंदर। वो रिवॉल्यूशन होता है इटली के अंदर। इटली के अंदर एक इंसान जिसका नाम था गुइसेप्पे मज़ीनी, ये 1807 में बॉर्न हुए थे। एक शहर है वहां का, गियोना बोलते हैं, ये वहां पर बॉर्न हुए थे। और ये एक लिबरल पर्सन थे, यानी ये सोचते थे कि फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो गुइसेप्पे मज़ीनी गियोना के अंदर बॉर्न हुए 1807 के अंदर। इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 2 सोसाइटीज बनाई, एक बनाई यंग इटली और एक बनाई यंग यूरोप। सर आपको बता दूं, ये दोनों ही एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी। सर सीक्रेट सोसाइटी क्यों थी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ब्रिटेन, रशिया,
ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, अगर इनको पता लग जाता कि भाई हमारे खिलाफ एक और जना खड़ा हो गया है, तो गोइजीपी मजीनी की खैर नहीं थी, मार देते बेचारे को। तो इसलिए सीक्रेटली काम करता था ये, और ये फॉलोअर था लिबरलिज्म का और अपोज करता था कंजर्वेटिव को कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ये राजा वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। बट ये ज्यादा देर टिका नहीं, इसको लगभग अब देखो तो 1830s के अंदर जेल में डाल दिया, एग्जाइल के अंदर डाल दिया। और जो ड्यूक मेटरनिक थे, याद आ रहा है ड्यूक मेटरनिक जो अभी हमने पढ़ा, जो ट्रिटी ऑफ वियना जिन्होंने होस्ट करी थी ऑस्ट्रिया के, और ये बड़बोले हैं, बहुत शायरियां बोलते हैं, तो इन्होंने बोला था इनके बारे में, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। भाई ये जो मजीनी है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का, सोशल ऑर्डर यानी कंजर्वेटिव का। तो ये ड्यूक मेटरनिक के बारे में था। अच्छा, ड्यूक मेटरनिक के साथ एक दो लोग और भी थे, जैसे अब एक पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये पोएट ट्रैवल कर रहे थे और ये भी लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, बट शिप के दौरान जब शिप से ट्रैवल कर रहे थे तो फीवर की वजह से, फीवर आने की वजह से मौत हो गई। बट अब आप देखना कहानी में ट्विस्ट क्या होता है। नेपोलियन आया, लिबरल लेके आया, ट्रीटी ऑफ वियना हुई, वापस कंजर्वेटिव आ गए। मजीनी ने लिबरलिज्म लाने की ट्राई की इटली के अंदर, बट वो भी फेल हो गए। अब याद करो, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था फ्रांस के नए राजा किसको बनाए थे, लुइस फिलिपी। तो लुइस फिलिपी की हम बात कर रहे थे। लुइस फिलिपी को अब देखिए कैसे निकाला गया। इन जुलाई 1830s बर्बन किंग वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, जैसे मैंने बोला, और इन्होंने क्या इंस्टॉल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो मोनार्की होता है राजा का रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब राजा का रूल तो होगा, बट कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विथ लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। The July Revolution sparked an uprising in Brussels. ब्रुसेल्स आपको पता होना चाहिए कहां की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, which led to the Belgium breaking away from the UK of the Netherlands. यानी अब बेल्जियम भी अलग हो गया। और यहां पर आपको एक और चीज बताऊं, ग्रीस भी यहां से अलग हो गया था। ग्रीस को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से इंडिपेंडेंस मिल गई थी, यानी वो भी अलग हो गया था। तो अब अगर ध्यान से देखो, फ्रांस में जो राजा को हटाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए लुइस फिलिपी के साथ ही, और फिर बेल्जियम में आपने देखा यूके से अलग हो गए, ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो यहां ड्यूक साहब एक और शायर अर्ज करते हैं, एक और शेर अर्ज करते हैं, व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी जब फ्रांस चीखेगा तो पूरे यूरोप पे सर्दी छा जाएगी। मतलब क्या है, जब फ्रांस कुछ भी करेगा तो उसका असर पूरे यूरोप पे थामने वाला है। तो ये चीज थी। अच्छा, अब ये छोटा टॉपिक है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। ये आपको बताएगा कि जैसे इंडिया में अपन ने लास्ट में देखा था ना, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये उसी तरीके से एक टॉपिक है कि रोमांटिज्म यानी जो फोक टेल्स होती है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री होती है, म्यूजिक होता है, सॉन्ग्स होते हैं, आप बोल सकते हो पिक्चरिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सारा इसके अंदर आपको बताएगा। आप इसको एक बार सिर्फ रीड करना है, ज्यादा डीप में आता नहीं है, सिर्फ रीड एंड थ्रो वाली चीज है ये। फिर आगे देखेंगे। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर हार्डशिप क्या मतलब होता है सर? उस समय यूरोप की जो पॉपुलेशन थी ना, वो काफी बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से अब खाने की जो क्वांटिटी थी वो कम थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो अल्टीमेटली आपके देश के अंदर स्टारवेशन हो जाएगा, भुखमरी हो जाएगी, और भुखमरी स्टारवेशन की वजह से कहीं ना कहीं देश के अंदर हार्डशिप आएगा, यानी देश थोड़ा परेशान होने लगेगा। और उसी समय एक पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ। अब पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था प्रूशिया के अंदर, आज का मॉडर्न डे जर्मनी, आज जिसको हम मॉडर्न डे में जर्मनी बोलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1830s वर अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जैसे मैंने बोला, The first half of the saw an enormous increase in population, population बहुत बढ़ रही थी, और जॉब्स इतनी नहीं थी जितने लोगों को चाहिए थी। Population from rural areas migrated to cities in a overcrowded slums. Slums आप समझते हो कि हिंदी में हम बस्ती बोलते हैं। Small producer in towns are often faced with stiff competition from the imports of cheap machine-made goods from England. वही मतलब कि machine-made goods भी थे, इंग्लैंड से आ रहे थे, तो जो
मर्चेंट था वो अपने गुड्स कैसे ही बना पाता, उसको तो महंगे में बेचना पड़ रहा था और लोग खरीद रहे थे सस्ता, तो प्रॉब्लम वहां पे भी थी। When industrialism was very advanced जैसा था, this was especially in the textile production, ये वाली जो चीज थी। अच्छा, फिर आप देखो तो इन द ईयर 1848 वन सच ए फूड शॉर्टेज वर वाइड स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन दी स्ट्रीट्स। पेरिस की पॉपुलेशन थी वो स्ट्रीट से बाहर आ जाती है। फिर हम आगे देखें तो अब क्या मूवमेंट हुआ था पर्शिया के अंदर वो हम समझते हैं। मूवमेंट हुआ था लगभग 18 मई 1848 को। ये लिबरल मिडिल क्लास जो मैंने बताया था, जो लिबरल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो लोगों ने स्टार्ट किया। दे वांट कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और देश का पूरा यूनिशाइड हो जाए, यानी यूनिटी हो जाए, एकता हो जाए। 18 मई को हुआ। 831 लोग पर्शिया में मिलते हैं, कहां पर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कहां पर है? एट सेंट पॉल चर्च। यहां पर ये ड्राफ्ट करते हैं जर्मन पार्लियामेंट के लिए। उस समय के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर जो थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी राजा अपनी पावर को कम होता हुआ नहीं देख सकता। तो फ्रेडरिक विलियम फोर ने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसने बोला कि भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। बट ऑब्वियस सी बात है लोग उससे ज्यादा मात्रा में थे, तो उसने अपने नेबर जो राजा होते हैं, जो नेबर में रहते हैं, जो आसपास किंगडम्स में रहते हैं, उनको बुला लिया ताकि ये प्रपोजल पास ना हो पाए। तो देखो, रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ही जॉइंड अदर मोनार्क टू अपोज द असेंबली। उन्होंने अदर मोनार्क, अदर राजा लोगों को ज्वाइन कर लिया इसको अबॉलिश करने के लिए। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। 3 आएंगे अब मेन। जर्मनी आएगा, इटली आएगा, ब्रिटेन आएगा। हम इनको तीनों का, इसको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी, प्रूशिया, पहले तो आपने देखा वो फेलियर वाला, जो अभी देखा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, वो एक फेल था। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर यूनिटी करने के लिए वॉर्स लड़े जाते हैं, पूरे देश को यूनाइट करके कॉमन राजा, कॉमन एलिमेंट बनाया जाता है। तो देखो, यहां के चीफ मिनिस्टर थे ओटावान बिस्मार्क। इन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली, 3 वॉर लड़े। ये 3 वॉर 7 साल तक चले। किन किन के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। और इससे जो जीत हुई वो हुई पर्शिया की, पर्शियन विक्ट्री हुई, और जो यूनिफिकेशन हो गया, नए राजा बनाए गए केसर विलियम वन। सीएम कौन थे? ओटावान बिस्मार्क। 3 वॉर लड़े, 7 साल तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। was declared king on 18th January 1871. इनको राजा बना दिया गया। The new state emphasized on a modernizing the currency, banking, legal system in the Germany. जो नए राजा थे उन्होंने बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काफी गौर किया। अच्छा, ये एक फोटो भी है, ये ओटावान बिस्मार्क जी का फोटो है। फिर आप देखें इटली। इटली में आपने शुरू में देखा था जो गुइज़िपी मज़ीनी थे, उनकी वजह से थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा था, देश के अंदर लिबरल आइडियोलॉजी की बात चालू हो गई थी। अब अगर देखिए, पहले इटली को थोड़ा समझना पड़ेगा। इटली का नदन वाला है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंट्रल में है पपाल स्टेट। फिर इस तरफ आते हो तो आप आते हैं सरियाना, पिडमोंट या इटली प्रिंसली हाउस, जहां पर प्रिंस रहता है। फिर है बर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब जो पपाल स्टेट था सेंट्रल था, और जो सरियाना पिडमोंट था, ये दोनों ही आपस में लिंक थे। लिंक मतलब इनके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग थे, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। इस जो राजा थे वो थे विक्टर इमोनियल सेकंड। तो विक्टर इमोनियल सेकंड के सेंट्रल और सरियाना से जो कनेक्शन थे वो बड़े स्ट्रांग थे। फिर नॉर्थ के अंदर सीएम को भेजा जाता है, नॉर्थ में सीएम भेजा जाता है कैवोर को, और ये अपने एफर्ट से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, जो ऑस्ट्रियन के थे, उनको हटा देते हैं। साउथ बाकी रह गया, क्योंकि सेंट्रल और सारियाना तो जो राजा थे उनके कनेक्शन थे। नॉर्थ में कैवोर को भेजा, साउथ में एक लोकल को भेजा जाता है, यानी एक ज्यादा हाई प्रोफाइल बंदा नहीं था, उनको भेजा जाता है, जिनका नाम था गुइज़िपी गरीबाल्दी। कि भाई मज़ीनी नहीं है, गुइज़िपी गरीबाल्दी है। इन्होंने लोकल वोकल की हेल्प ली, जो लोकल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प ली, और साउथ को भी इटली के अंदर यूनिफाइड कर दिया। और जो नए राजा बने वो बने किंग विक्टर इमोनियल सेकेंड। विक्टर इमोनियल वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग। यहां पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि
क्योंकि लोकल्स की हेल्प ले रहे थे तो एक नारा लगाते थे, उसका नारा का नाम था लातालिया। इट्स इटली में बोला जाता है लातालिया। तो लातालिया का ओरिजिनल मतलब होता था कि जो इटली है वो एक यूनिफाई होगा या इटली अमर है। एंड लोग जो थे लोकल थे वो इलिटरेट थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो समझते थे कि कोई राजा की पत्नी खतरे में है, हम उनको बचाने जा रहे हैं, बट असलियत में वो इटली को यूनिफाई करना जा रहे थे। फिर आता है ब्रिटेन का केस। अच्छा, ब्रिटेन के केस को हम स्ट्रेंज केस बोलते हैं। क्यों सर स्ट्रेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर आप देखो तो जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर वॉर होके चीजें जीती गई और यूनिफिकेशन हुआ, बट ब्रिटेन वॉज द ओनली वन जहां पर कोई राजा जहां कोई वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ी, शांति प्रस्ताव से ज्यादातर काम हो गया। तो देखो पहले तो एक एक्ट साइन होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो यूके बनाया जाता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से 1707 के अंदर, और इंग्लैंड वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द स्कॉटलैंड। अच्छा, फिर एक आयरलैंड भी था। अब आयरलैंड में दो कास्ट चलती थी, एक थी कैथोलिक्स, दूसरी थी प्रोटेस्टेंट्स। तो ब्रिटेन वाले बड़े शातिर थे, वो एक कास्ट को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, और जो नदर्न आयरलैंड था उसको सपोर्ट करके ब्रिटेन के अंदर ही मर्ज कर लेते थे। तो देखो, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। The English helped Protestants of the Ireland to establish there over a largely Catholic country. तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया। The symbols of the New Britain, अब आप देखो तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड तीनों ब्रिटेन के अंदर आते हैं। The symbols of the New Britain: British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted. अब ये वही आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक प्रमोशन की बात हो गई कि देश के अंदर किस तरीके से आपको चीजों को प्रमोट करना है। फिर आप देखो तो विजुअलाइजिंग द नेशन। अब सर विजुअलाइज कैसे करते हैं? अगर आपको याद हो, इंडिया के अंदर हमने भारत माता का देखा था कि भारत माता वॉज अ फिगर जहां पर फीमेल एलिग्री यूज करी जाती है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है ताकि लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया जा सके। इसी सिमिलर तरीके से पूरे यूरोप के अंदर भी फीमेल एलिग्री को यूज किया गया था ताकि लोगों को एक इंटरप्रिटेशन दे पाए, लोगों को एक सीख दे पाए। जैसे जर्मनी के अंदर जर्मेनिया थी, फ्रांस के अंदर क्रिश्चियन मरेनिया थी, तो अलग अलग लोग थे। इनको स्टैम्प्स के अंदर, फिर इनका एक स्वॉर्ड था, आप देखोगे जो हीरोइज्म और जो नोबैलिटी था उसको प्रमोट करता था। तो अगर आप देखो, इन द 18-19th सेंचुरी रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एट द फीमेल फिगर्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। जर्मनिया बिकेम अ एलिग्री ऑफ जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जर्मनी वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन मतलब होता है ताज, सरताज जिसको हम बोलते हैं, जिनका मतलब होता था हीरोइज्म, हीरो जो फीलिंग होती है उसका ये मतलब था। चैप्टर का लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कान्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कान्स और इंपेरियलिज्म। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप देश के लिए लड़ना चाहते हो, देश की प्राइड के लिए लड़ना चाहते हो, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते हो। इंपेरियलिज्म जस्ट इसका अपोजिट होता है। इंपेरियलिज्म में देश चाहता है कि मैं दूसरे देश को कब्जा करूं, मैं छोटे छोटे देश को कब्जा करके अपने देश को सुपीरियर बनाऊं, अपने देश को सबसे बड़ा बना दूं। और नेशनलिज्म जहां एक पॉजिटिव सेंस में ली जाती है, इंपेरियलिज्म एक नेगेटिव सेंस में ली जाती है। और उस समय यही हुआ। देयर वाज अ रीजन, एक रीजन था जिसको बोला जाता था बल्कान्स। ये बल्कान्स रीजन कंट्रोल करता था ओटोमान एम्पायर। आपको याद होगा हमने हिस्ट्री में इंडिया वाले चैप्टर में भी ओटोमान एम्पायर को देखा था। तो ओटोमान एम्पायर इसको कंट्रोल करता। इसमें बहुत छोटे छोटे देश थे अगर आप देखो तो। अच्छा, जैसे मैंने बता दिया बल्कान्स, जो ज्यादातर कौन कौन से देश आते हैं इसके अंदर? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। ये कुछ छोटे मोटे देश है, ज्यादा इनका प्रचलन नहीं है, ये सब बल्कान्स के अंदर थे। ओटोमान एम्पायर मेड द बल्कान्स रीजन एक्सप्लोसिव एंड ऑल्दो 19th century strengthened themselves through modernizing and internal reforms। अब छोटे छोटे जो देश थे वो भी लड़ना कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप देखो जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन हो गया, इटली के अंदर यूनिफिकेशन हो गया, ब्रिटेन के अंदर यूनिफिकेशन हो गया, ग्रीस काम कर चुका है, बेल्जियम यूके से अलग हो चुका है। तो इतनी चीजें होने के बाद हर छोटा छोटा देश चाहेगा कि हम भी ओटोमान से अलग हो जाए। तो यही किया, हर छोटे छोटे देश ओटोमान से अलग होना चालू हो गए, सेपरेट होना चालू हो गए। और सेपरेट होने के बाद ये अच्छी चीजें से नेशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं, बट हर छोटा छोटा देश ये सोचने लग गया कि यार मैं अपने ही देश को कब्जा लेता हूं, जो मेरा बाजू वाला देश है।
अब सर वो नेशनलिज्म से इंपेरियलिज्म पे वर्क कर रहे हैं। नेशनलिज्म यानी वही अपने देश की आजादी के लिए लड़ना, इंपेरियलिज्म देश दूसरे देश को कब्जा करने की लड़ना, गलत। तो ये छोटे छोटे देश इंपेरियलिज्म को फॉलो करना चालू कर गए। तो देखो ड्यू टू वेरियस बल्कान्स बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। फिर देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस राइवलरी बिटवीन द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, छोटे छोटे चीजों की वजह से, एंड नेवल मिलिट्री माइट विच लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स, बहुत सारे वॉर्स हुए, एंड अल्टीमेटली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी वजह से आप देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक। तो Balkans was the major reason due to which the first world war actually happened। तो ये वाली सारी चीजें थी इन द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।